गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का मैं इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली बार वीडियो क्लास में अपन अपने पेपर 5th यानी औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी के टॉपिक ट्रेड यूनियंस एक्ट मेन प्रोविजंस, श्रम संघ अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और उस चैप्टर में अपन ने महत्वपूर्ण शब्दावली या टर्मिनोलॉजी को जाना था। महत्वपूर्ण शब्दावली का मतलब ये था कि हमने जाना था कि समुचित सरकार क्या होती है या कार्यकारिणी क्या होती है, पदाधिकारी क्या होते हैं, पंजीकृत कार्यालय क्या है, पंजीकृत श्रम संघ क्या है, रजिस्ट्रार क्या है, विवाद क्या है या श्रम या कर्मकार क्या होता है। इन सब की परिभाषाओं को अपन ने देखा था, इनका अर्थ जाना था। उसके बाद अपन ने श्रम संघ के बारे में चर्चा की थी कि श्रम संघ क्या होते हैं और श्रम संघों की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ तक अपन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं श्रम संघ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में कि श्रम संघ की क्या परिभाषाएं हैं और क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर ही एक अन्य बात बताने जा रहा हूँ और वो है श्रम संघों की कसौटी या टेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, कि कोई भी संघ श्रम संघ है अथवा नहीं, इसकी कसौटी क्या है, इसकी टेस्ट क्या है। तो ट्रेड यूनियन को जानने के लिए हमें उसकी विशेषताओं की तरफ वापस से जाना पड़ेगा कि उसकी विशेषताएं क्या थी, क्योंकि कोई भी संघ श्रम संघ है या नहीं, उसको जानने के लिए, उसको कसौटी पर परखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि श्रम संघों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो व्यक्तियों का कोई संघ जो है वो श्रम संघ है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने के लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा और वो बातें इस प्रकार से होती हैं। पहला, ऐसा संघ व्यक्तियों का संघ होना चाहिए अथवा वह संघ 2 या 2 से अधिक श्रम संघों का महासंघ भी हो सकता है। तो पहली चीज़, कोई भी संघ श्रमिक संघ है या नहीं, श्रम संघ है या नहीं, उसके लिए जानना जरूरी है कि वो व्यक्तियों का संघ होना चाहिए या 2 से अधिक श्रम संघों का महासंघ भी वो हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी संघ व्यक्तियों का जो है वो श्रम संघ है कि नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि वो श्रम संघ व्यक्तियों का संघ होना चाहिए। दूसरा, संघ के सदस्य श्रमिक तथा सेवायोजक किसी ऐसे कार्य में लगे होने चाहिए जो उनके आपसी सहयोग से संचालित किया जाता हो। मतलब संघ के जो सदस्य या श्रमिक या सेवायोजक किसी भी ऐसे कार्य में लगे हों जो उनके आपसी सहयोग से संचालित किया जाता हो तो वो श्रम संघ माना जाएगा। तीसरा, वे संघ अपनी क्रियाओं से, मतलब उन संघों की जो क्रियाएं हैं उसमें क्या है, उत्पादित या वितरित वस्तुओं अथवा सेवाओं से मानवीय या भौतिक आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि करते हों या उसमें योगदान देते हों। मतलब उन श्रम संघों की क्रियाएं क्या हों, या तो उनकी क्रियाएं उत्पादन की हों, कुछ ना कुछ माल उत्पादित करते हों या वितरण करते हों, या माल उत्पादित या वितरण ना करते हों तो सेवाओं का वितरण करते हों, और मानवीय या भौतिक आवश्यकताओं, जो व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताएं, ह्यूमन नीड्स हैं, या उनकी जो भौतिक फिजिकल आवश्यकताएं हैं या उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको संतुष्ट करने में योगदान देते होंगे, तो ऐसे संघों को श्रम संघ कहा जा सकता है। चौथा है, ऐसे श्रम संघों का निर्माण सेवायोजकों तथा सेवायोजकों, श्रमिकों तथा श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच संबंधों का विनिमय करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे संघों को श्रम संघ कहा जाता है जहाँ पर सेवायोजक तथा सेवायोजक, श्रमिक तथा श्रमिक और श्रमिक तथा सेवायोजक के मध्य संबंध को विनियोजन करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उसे हम श्रम संघ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे संघ के सदस्य किसी भी व्यापार, उद्योग या व्यवसाय के कर्मचारी या सदस्य हो सकते हैं। मतलब ऐसे संघ के जो सदस्य हैं वो किसी व्यापार, उद्योग या व्यापार के कर्मचारी या सदस्य भी हो सकते हैं। पांचवा, ऐसे संघों में वे संघ नहीं होने चाहिए जो अधिनियम के क्षेत्र के बाहर के हैं। मतलब कुछ संघ इस प्रकार के हैं जो इस श्रम संघ के अधिनियम के क्षेत्र के बाहर के होते हैं, जैसे सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट में अगर कोई पंजीयत संस्था है तो उसे श्रम संघ नहीं माना जाएगा, वो सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड मानी जाएगी।
या सहकारी समिति कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के तहत अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो भी श्रम संघ नहीं है, या कंपनी के रूप में किसी का पंजीयन है, या साझेदारी के रूप में किसी का पंजीयन है, तो साझेदारी के रूप में पंजीयन या कंपनी के रूप में पंजीयन या सहकारी समिति के रूप में पंजीयन या सोसाइटी के तहत किसी संघ का पंजीयन है तो वो उसी एक्ट के तहत माना जाएगा, उसको श्रम संघ नहीं माना जाएगा। और लास्ट है, ऐसे संघ ऐच्छिक होने चाहिए। मतलब जो श्रम संघ हैं वो कभी भी ऐच्छिक मतलब अनिवार्य नहीं होते हैं, वो ऐच्छिक होते हैं। तो वो अगर ऐच्छिक हैं तो ही वो श्रम संघ माने जाएंगे। तो इस प्रकार यदि व्यक्तियों के किसी संघ में ये विशेषताएं जो कि मैंने आपको बताई हैं अगर पाई जाती हैं तो उसे हम श्रम संघ कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो ये 5-7 विशेषताएं मैंने आपको जो बताई ये सब उस संघ में विद्यमान होनी चाहिए। और अगर उस संघ में ये सब विशेषताएं विद्यमान नहीं है तो उसको हम श्रम संघ नहीं मानेंगे। तो जहाँ तक श्रम संघ की कसौटी का सवाल है, टेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन का सवाल है, तो हम इन उपरोक्त बिंदुओं को जो मैंने अभी आपको बताए इन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि साहब ये श्रम संघ है अथवा नहीं है। अब नेक्स्ट जो सवाल उठता है वो ये है कि श्रम संघों का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो जहाँ तक पंजीयन का सवाल है मैं आपको बता दूं कि श्रम संघ श्रमिकों अथवा सेवा योजकों को जो है ऐच्छिक संगठन है, जैसे मैंने बताया कि अनिवार्य नहीं होता, ऐच्छिक संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वे जब चाहें इसका गठन कर सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसका पंजीयन करा सकते हैं। और इसका पंजीयन कराना भी अनिवार्य नहीं होकर ऐच्छिक है। मतलब पंजीयन या रजिस्ट्रेशन भी जो है श्रम संघों का अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है, वॉलंटरी है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो रजिस्ट्रेशन इसका ऐच्छिक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भले ही श्रम संघों का पंजीयन जो है वो ऐच्छिक है, लेकिन कोई भी श्रम संघ अपना वैधानिक अस्तित्व जब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उस श्रम संघ का पंजीयन ना करा दिया जाए। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर श्रम संघ को वैधानिक अस्तित्व में लाना है तो उसका पंजीयन कराना एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है। तो प्रस्तुत अध्याय में हम श्रम संघों के पंजीयन के बारे में अभी बात करेंगे कि श्रम संघों का पंजीयन किस प्रकार से होता है, उसकी पंजीयन की विधि क्या होती है। तो पहली चीज़ जो क्लियर करी मैंने आपको वो ये कि श्रम संघों का गठन कभी भी कर सकते हैं और उनका पंजीयन भी करा सकते हैं। ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अगर हम चाहें तो बगैर पंजीयन के भी श्रम संघों को चला सकते हैं, लेकिन यदि श्रम संघों को वैधानिक मान्यता प्रदान करनी है तो श्रम संघों का पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि जब पंजीयन कराना है तो पंजीयन की विधि क्या होगी, कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि ट्रेड यूनियंस या श्रम संघों के पंजीयन की क्या विधि होगी। तो श्रम संघों के पंजीयन की जो विधि है उसका सेक्शन 4 धारा 4 में वर्णन किया गया है, किंतु अधिनियम की अन्य धाराओं के प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब सेक्शन 4 जो है ये पंजीयन की विधि को बताती है, लेकिन अधिनियम में और भी बहुत सी धाराएं हैं उनको भी ध्यान में रखकर पंजीयन की कार्रवाई की जाती है। तो सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और सेक्शन 4 को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पंजीयन की जो है वो निम्न विधि अपनाई जाती है। अब वो विधि क्या है, जैसे पहले प्रारंभिक तैयारियां करना। प्रारंभिक तैयारियों का मतलब यह है कि प्रिलिमिनरी कुछ आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं श्रम संघों का पंजीयन करवाने के लिए। जैसे श्रम संघ का पंजीयन करवाने के लिए श्रम संघ के सदस्य जो होते हैं, श्रम संघ के सदस्य या श्रम संघ के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स जो होते हैं, जो कि श्रम संघों का निर्माण करते हैं, उनको कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो प्रारंभिक तैयारियां क्या हैं वो मैं बताता हूँ एक एक करके। जैसे पहला है कि श्रम संघ के निर्माण के लिए 7 या अधिक सदस्यों को तैयार करना। मतलब जब श्रम संघों का यदि आपको पंजीयन करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 7 सदस्य आपके होने चाहिए। तो प्रवर्तकों को या सदस्यों को देखना पड़ता है कम से कम 7 सदस्य हों। ये प्रारंभिक तैयारी की बात है। दूसरा, श्रम संघ का नाम निर्धारित करना। फिर आपको अपने श्रम संघ का कोई नाम रखना पड़ता है। और नाम के संदर्भ में विशेष बात बता दूं कि यह नाम किसी विद्यमान पंजीकृत श्रम संघ के समान या उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मतलब नाम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तीसरा, सूचनाओं का विवरण तैयार करना। मतलब उसको एक जो भी श्रम संघ के प्रवर्तक हैं उनको उसका पंजीयन कराने के लिए विवरण स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है और उस स्टेटमेंट में निम्नलिखित 3 बातें प्रमुख रूप से बतानी पड़ती हैं। क्या बातें बतानी पड़ती हैं कि आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा पता। मतलब आवेदन जो कर रहे हैं श्रम संघों के पंजीयन के लिए उनके नाम क्या हैं, उनके कार्यालय के पते क्या हैं और उनका व्यवसाय क्या है। दूसरा, श्रम संघ का नाम तथा उनके प्रधान कार्यालय का पता, कि श्रम संघ का क्या नाम है, उनके प्रधान कार्यालय का क्या पता है। और तीसरा, श्रम संघ के पदाधिकारियों के, ऑफिस बीयर्स के नाम, आयु, पते और व्यवसाय।
ये सारी बातें आपको उस स्टेटमेंट में देनी पड़ती हैं। तो तीसरा इसमें है सूचनाओं का विवरण तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित बातों का विवरण होगा। पहला मैं आपको दोबारा बता दूं कि आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय पते, श्रम संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता, श्रम संघ के पदाधिकारियों के नाम, आयु और पते। ये 3 बातें आपको उस स्टेटमेंट में या विवरण में अवश्य देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, विद्यमान श्रम संघ का पंजीयन करवाया जाता है तो उसे अपनी संपत्तियों और दायित्वों का निर्धारित प्रारूप में विवरण भी तैयार करना पड़ता है। यदि मान लीजिए श्रम संघ पहले से ही विद्यमान है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, तो विद्यमान श्रम संघ की स्थिति में उसे अपनी संपत्ति और दायित्व, उसे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी एक ब्यौरा देना पड़ता है और उस ब्यौरे को एक निर्धारित प्रारूप में देना पड़ता है। नेक्स्ट है, श्रम संघ के नियम धारा 6 के अनुसार बना। मतलब श्रम संघ के अपने जो नियम हैं कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, वो धारा 6 में बताए गए। तो धारा 6 के अनुसार उन नियमों की संरचना करना, ये भी एक प्रारंभिक तैयारियों का कार्य है। नेक्स्ट है, नियमों पर आवेदकों के हस्ताक्षर करवाना। मतलब जो नियम आप लोगों ने बनाए, श्रम संघ के नियम धारा 6 के अंतर्गत बनाए गए हैं, उन पर सभी आवेदकों के सिग्नेचर्स हो जाने चाहिए। और लास्ट है, कार्यकारिणी का गठन करना, कि आप अपनी ऑफिस बेरर्स को बना लें, कार्यकारिणी का तैयार कर लें, कार्यकारिणी को एग्जीक्यूटिव को तैयार कर लें। तो प्रारंभिक तैयारियों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा कि श्रम संघ के निर्माण के लिए 7 से अधिक व्यक्ति हों। श्रम संघ का उसका नाम निर्धारित किया जाए। नाम के बाद कुछ सूचनाओं का विवरण तैयार किया जाए। सूचनाओं में 3 सूचनाएं प्रमुख हैं: आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय पते तथा श्रम संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता, श्रम संघ के पदाधिकारियों के नाम, आयु, पते और व्यवसाय। नेक्स्ट है, विद्यमान श्रम संघ का पंजीयन कराया जाता है तो उसकी संपत्तियों और दायित्वों का ब्यौरा, श्रम संघ के नियम जो धारा 6 में बताए गए हैं, नियमों पर आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर करना और कार्यकारिणी का गठन करना। ये जो है प्रारंभिक तैयारियां होती हैं जिनको कि श्रम संघ के प्रवर्तकों को करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है श्रम संघों के पंजीयन की विधि का, कि प्रारंभिक तैयारी करना। तो प्रारंभिक तैयारियों में मैंने आपको बता दिया कि ये तैयारियां उनको करनी पड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट है आवेदन करना। जब उपयुक्त वर्णित सभी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली जाती हैं प्रवर्तकों द्वारा, तब श्रम संघ के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन करना पड़ता है। मतलब फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। यह आवेदन पत्र 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इस आवेदन पत्र को कितने व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं? 7 या उससे अधिक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। मिनिमम 7 व्यक्ति प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण रूल और है, मैं आपको बता दूं कि यदि किसी श्रम संघ के पंजीयन का आवेदन करने के बाद, मतलब आप जब पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया उसके बाद, किंतु पंजीयन होने से पूर्व यदि कुछ आवेदक उस श्रम संघ के सदस्य नहीं रहते हैं, मतलब आपने पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया उसके पश्चात, परंतु पंजीयन की विधि पूर्ण होने के पहले ही यदि कुछ आवेदक उस श्रम संघ के सदस्य नहीं रहते हैं या पंजीयन के आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार को सूचित कर देते हैं, तो भी वह आवेदन अवैध नहीं माना जाएगा, बशर्ते सदस्यों की कुल संख्या आधे से अधिक न हो। मतलब इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि यदि मान लीजिए किसी श्रम संघ के प्रवर्तकों ने आवेदन पंजीयन के लिए कर दिया है, किंतु अभी पंजीयन हुआ नहीं है, पंजीयन की कार्रवाई चल रही है, और इसी बीच कुछ सदस्य ये कहते हैं कि वो पंजीयन पे जिन्होंने सिग्नेचर्स किए सदस्यों ने, वो ये कहते हैं कि हम अब श्रम संघ के सदस्य नहीं रहना चाहते या पंजीयन के आवेदन से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, और ऐसे सदस्यों की संख्या या ऐसे आवेदकों की संख्या यदि आधे से कम है तो पंजीयन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पंजीयन के लिए 7 व्यक्तियों ने आवेदन किया है, किंतु आवेदन के तत्काल बाद 3 सदस्य ये फील करते हैं कि वो श्रम संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रार को उसमें अपनी सूचना दे सकते हैं। पंजीयन का आवेदन अब भी वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि रजिस्ट्रार इसका पंजीयन कर देगा, क्योंकि अभी 3 लोगों ने ही, आधे से कम लोगों ने ही ये सूचना दी है कि वो सदस्य नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए 7 सदस्य आवेदन करते हैं और 7 में से 4 सदस्य ये रजिस्ट्रार को सूचना भेज देते हैं कि हम अब इस श्रम संघ के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तो चूंकि आधे से अधिक व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार के हैं जो कि श्रम संघ के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर श्रम संघ का पंजीयन करने से रजिस्ट्रार मना कर सकता है। तो पंजीयन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? आवेदन करना, और आवेदन कम से कम 7 सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा है आवेदन पत्र के साथ ही अन्य प्रपत्र रजिस्ट्रार को सौंपना। मतलब रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के लिए या पंजीयन की कार्रवाई के लिए
आवेदकों को क्या करना पड़ता है? आवेदकों को पंजीयन के आवेदन के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए सभी आवश्यक प्रपत्र रजिस्ट्रार को सौंपने पड़ते हैं। मतलब कुछ आवश्यक प्रपत्र हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, कागजात हैं जो कि आवेदकों को रजिस्ट्रार को सौंपने ही पड़ते हैं। और धारा 4 में बताया गया है कि वे प्रपत्र कौन कौन से हैं। तो वे प्रपत्र क्या है? पहला है श्रम संघ का नाम, प्रधान कार्यालय का पता तथा पदाधिकारियों के नाम, व्यवसाय, पते के विवरण। मतलब श्रम संघ का नाम, प्रधान कार्यालय का पता तथा पदाधिकारियों के नाम, व्यवसाय, पते आदि का विवरण ये आपको देना पड़ता है। दूसरा, 1 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान श्रम संघों द्वारा संपत्तियों से दायित्वों का विवरण। यदि आपका श्रम संघ 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो आपको संपत्तियों और दायित्वों का विवरण भी देना पड़ता है। तीसरा, श्रम संघ के नियम क्या हैं। और चौथा, कार्यकारिणी के गठन की सूचना तथा उनका विवरण, कि कार्यकारिणी का गठन आपने कर दिया, ऑफिस बियर्स आपने बना दिए, तो कार्यकारिणी के गठन की सूचना और उनका विवरण आपको देना पड़ता है। तो आवेदन पत्र के साथ ही आपको अन्य प्रपत्र जो रजिस्ट्रार को सौंपने पड़ते हैं, उनमें 4 प्रमुख चीज़ें हैं जो सौंपनी पड़ती हैं धारा 4 के अनुसार। वो ये हैं कि श्रम संघ का नाम, प्रधान कार्यालय का पता तथा पदाधिकारियों के नाम, पते, व्यवसाय इत्यादि। नेक्स्ट, 1 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान श्रम संघ द्वारा संपत्तियों और दायित्वों का विवरण, जैसा मैंने पहले बताया। नेक्स्ट, श्रम संघ के नियम और कार्यकारिणी के गठन की सूचना तथा उसका विवरण। तो ये 4 प्रमुख बातें हैं जो कि आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रार को सौंपनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्र तथा अन्य प्रपत्रों की जांच करना। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? जब रजिस्ट्रार को आप आवेदन पत्र सौंप देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सौंप देते हैं, तो रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्रों की गहन जांच की जाती है, विस्तृत जांच की जाती है। और साथ ही साथ जो आपने प्रपत्र सौंपे हैं उन प्रपत्रों की भी गहन जांच और जांच पड़ताल की जाती है। और ये देखा जाता है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में श्रम संघ अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। तो रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्रों की और अन्य प्रपत्रों की गहन जांच पड़ताल की जाती है। नेक्स्ट, अतिरिक्त सूचनाएं मांगना। अब क्या है कि यदि रजिस्ट्रार अपने संतोष के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या अधिनियम के पंजीयन संबंधी प्रावधानों के पालन के लिए यदि उपयुक्त समझे या आवश्यक समझे तो कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी मांग सकता है। मतलब ये रजिस्ट्रार पर डिपेंड करता है कि वो अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पूरा करवाने के लिए, पालन करवाने के लिए यदि कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी चाहता है तो वो अतिरिक्त सूचनाओं की डिमांड भी आवेदकों से कर सकता है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में नाम परिवर्तन के लिए कहना। कुछ दशाओं में नाम परिवर्तन के लिए कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पंजीकृत कराए जाने वाले श्रम संघ का प्रस्तावित नाम ऐसा है जो किसी श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है, या जिससे जनता को या अन्य लोगों को धोखा हो सकता है, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार आवेदकों को कह सकता है कि भाई आप अपने श्रम संघ के नाम को परिवर्तित कीजिए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि नाम बहुत सोच समझ कर रखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा कोई वाकया हो जाए कि श्रम संघ का नाम किसी पंजीकृत श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता हो या एकदम आइडेंटिकल हो या कोई भ्रम पैदा करता हो जनता में, तो रजिस्ट्रार को ये भी अधिकार है कि वो पंजीयन से इनकार कर देगा और वो कह देगा कि आप अपने श्रम संघ का नाम परिवर्तित कीजिए। नेक्स्ट है संतुष्ट होने पर पंजीयन। अब जब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, मतलब संतुष्ट इन एवरी सेंस कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एज पर लॉ हैं, सारे प्रपत्रों को लगा दिया गया है और रजिस्ट्रार पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है कि आवेदकों ने श्रम संघ के पंजीयन संबंधी सभी प्रावधानों को पूरा कर दिया है, तो वह क्या करता है? संतुष्ट होने पर निर्धारित रजिस्टर में उसकी एंट्रियाँ कर लेगा, पंजीयन संबंधी एंट्रियाँ कर लेगा और संस्था का या उसका पंजीयन कर देगा। तो संतुष्ट होने पर ही पंजीयन करेगा। और लास्ट है पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना। श्रम संघ का पंजीयन कर लेने के बाद रजिस्ट्रार एक निर्धारित प्रारूप में संघ को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। मतलब जब उपयुक्त सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और रजिस्ट्रार जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूर्ण किया गया है और किसी प्रकार के प्रपत्रों में कोई कमी नहीं रह गई है, पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है कागजों से, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जो कि एक निर्धारित प्रारूप में होता है। यह प्रमाण पत्र श्रम संघ के पंजीयन का अकाट्य प्रमाण होता है और जो ये प्रमाण पत्र या इशू किया जाता है सर्टिफिकेट, ये जो है ये श्रम संघ के रजिस्ट्रेशन का कंक्लूसिव एविडेंस, अकाट्य प्रमाण माना जाता है।
तो विद्यार्थियों, ये पंजीयन की छोटी सी कार्रवाई है जो कि मैंने अभी आपको बताई। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि आज की क्लास में अपन ने दो बातें जानी। पहला कि श्रम संघ की कसौटी क्या है, ट्रेड यूनियंस की कसौटी क्या है। तो उसमें अपन ने देखा कि उसमें 5-7 विशेषताएं अगर पाई जाती हैं तो वो श्रम संघ माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता है। दूसरा हमने जाना कि श्रम संघ के पंजीयन के बारे में कि पंजीयन करवाना ज़रूरी है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है, ऐच्छिक है। और अगर पंजीयन करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको कानूनी मान्यता अवश्य प्राप्त हो जाती है। अब पंजीयन की विधि क्या है, तो मैंने बताया कि धारा 4 में विधि बताई गई है और विधि उसकी 8 पॉइंट्स पर है। पहला पॉइंट है प्रारंभिक तैयारियां करना, कि आपको आवेदकों को या प्रवर्तकों को कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। उसके बाद प्रारंभिक तैयारियां जब पूर्ण हो जाती हैं तो फिर आवेदन किया जाता है। और आवेदन का भी मैंने आपको बता दिया कि 7 सदस्य आवेदन करते हैं। और आवेदन करने के पश्चात किंतु पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण होने से पहले यदि कोई सदस्य ये फील करते हैं कि वो इस श्रम संघ से अलग होना चाहते हैं या पंजीयन के आवेदन से अपने नाम अलग करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। उसके पश्चात भी जो है आवेदन की कार्रवाई अवैध नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा करने से आधे से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो फिर रजिस्ट्रार पंजीयन करने से इनकार कर सकता है। तीसरा मैंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ ही अन्य प्रपत्र भी रजिस्ट्रार को सौंपने पड़ते हैं। और उन अन्य प्रपत्रों में मैंने बताया कि श्रम संघ का नाम, प्रधान कार्यालय का पता, पदाधिकारियों के नाम, व्यवसाय आदि का विवरण देना पड़ता है। 1 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान अगर श्रम संघ है तो संपत्तियों दायित्वों का विवरण देना पड़ता है। श्रम संघ के नियम बताने पड़ते हैं और कार्यकारिणी के गठन की सूचना तथा उनका विवरण देना पड़ता है। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्र तथा प्रपत्रों की जांच करना, जब आप सारे प्रपत्र रजिस्ट्रार को सौंप देते हैं तो रजिस्ट्रार द्वारा उसके बाद आवेदन पत्रों की जांच और अन्य प्रपत्रों की गहनता से जांच की जाती है। और जांच करने के पश्चात वो अगर संतुष्ट होता है तो ठीक है, और अगर रजिस्ट्रार चाहे तो कोई अतिरिक्त सूचनाएं भी मांग सकता है, उसको ये राइट है तो वो अतिरिक्त सूचनाएं भी मांग सकता है। नेक्स्ट है, कुछ दशाओं में नाम परिवर्तन के लिए कह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि नाम मान लीजिए बिल्कुल ही मिलता जुलता है, एकदम आइडेंटिकल नाम है, या नाम ऐसा है जिससे कि किसी विद्यमान श्रम संघ के होने की कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो भी रजिस्ट्रार जो है वो पंजीयन करने से इनकार कर सकता है और कागजात लौटा सकता है और वो ये कह सकता है कि आप अपने श्रम संघ का नाम चेंज कीजिए। उसके बाद संतुष्ट होने पर वो पंजीयन कर लेता है। यदि मान लीजिए वो कागजी कार्रवाई उसने देख ली, धारा 4 के अनुसार समस्त प्रपत्र लगा दिए गए हैं, समस्त वैधानिक प्रावधानों को पूरा कर दिया गया है और वह संतुष्ट हो जाता है तो वो अपने रजिस्टर में श्रम संघ का नाम अंकित कर लेता है, लिख लेता है। और लास्ट है पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करना। यदि रजिस्ट्रार सब तरीके से संतुष्ट हो जाता है तो वो पंजीयन का प्रमाण पत्र इशू कर देता है। और ये जो पंजीयन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रारूप में इशू किया जाता है वो इसके पंजीयन का अकाट्य प्रमाण माना जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने आज आपको 2 बातें बताई, श्रम संघों की कसौटी और श्रम संघों का पंजीयन, ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।